मैंने मेज़ की दराज से रिवॉल्वर निकाला। एक ये ख़तरा कि मैंने देर कर दी तो मेरी बीवी मारी जाएगी, दूसरा ख़तरा ये कि मैंने ज़रा सी आवाज़ पैदा की तो वो मुझ पर आ पड़ेंगे। अल्लाह ने करम किया कि मैंने रिवॉल्वर में गोलियां डालने में चंद सेकंड लगाए। मैं जब बरामदे में सेहन में पहुंचा और उन दोनों को ललकारा तो पीछे से उनके साथी ने मुझे इस तरह दबोच लिया कि मेरे दोनों बाजू उसके बाजुओं के शिकंजे में आ गए। सेहन वाले दोनों आदमियों को देखा, वो मेरी तरफ दौड़े आ रहे थे। मेरा ख्याल था कि उनके पास रिवॉल्वर होंगे, लेकिन मैंने उनके हाथों में खंजर देखे। तुम लोग समझ सकते हो कि मैं कैसे खतरे में आ गया था। इतने में अरोना जाग उठी। मैंने अपने जिस्म को जोर से झटका दिया तो जिसने मुझे दबोच रखा था वो एक तरफ जा पड़ा। कमबख्त ने इतनी चर्स पी रखी थी कि उसके मुंह से निकलती हुई बदबू मुझे भी चकरा रही थी। बाकी दो ने शायद मेरे हाथ में रिवॉल्वर देख लिया था। वो मुड़े बगैर उल्टे कदम पीछे हटने लगे। उनका तीसरा साथी भी उनसे जा मिला और उसने ललकार कर कहा, पीछे क्यों हटते हो, चलो इसे ख़त्म करो। अरुणा डरी सहमी हुई दौड़कर मेरे पास आ गई। एक ने कहा कि इसकी बीवी को उठा लो। अब जो वो मेरी तरफ बढ़े तो मैंने उन दो पर एक एक गोली फायर की। दोनों गिर रहे थे तो तीसरा बड़ी तेजी से दरवाजे में से निकल गया। तुम लोग जब आए तो तुमने बाहर का दरवाजा खुला हुआ देखा होगा। उनमें से कोई एक दीवार फलांग कर अंदर आया होगा, किसी ने कहा, और उसने दरवाजा खोल दिया होगा। वो तो अब निकल गया होगा। हमें फौरन दरगाह पर छापा मारना चाहिए। कोई और पुलिस ऑफिसर बोला। बेकार है, मंसूर ने कहा। ये जो इनका साथी भाग गया है वो सीधा दरगाह में पहुंचा होगा और अब वहां हमें कुछ नहीं मिलेगा। उनका एक ठिकाना और भी है, ये मुझे एक मुखबर ने बताया था, लेकिन उसने बात शक में की थी। वो दरगाह से कुछ दूर किसी बड़े ही पुराने मंदिर के खंडरात हैं। फिर हमें वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। किसी और ने कहा, वारदात बड़ी साफ है। जामी ने तुम्हें इसलिए कत्ल करना चाहा था कि तुमने उसे पहचान लिया था। मैं इस कदर बेहिस हो चुका था कि मंसूर का बयान सुनकर मुझे हंसी आ गई। वो पुराना पुलिस इंस्पेक्टर था, बड़ी उस्तादी से झूठ बोल रहा था। उसके झूठ बोलने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं ना पकड़ा जाऊं। मुझे यकीन था कि वो इस केस को ऐसे रुख पर डाल देगा कि उसकी उस्तादी को बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी नहीं समझ सकेंगे। फिर इलाके का थानेदार आ गया। मुझे मालूम था कि थानेदार क्या कार्रवाई करेगा। बाहर की आवाज़ों से मुझे मालूम होता जा रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मंसूर एक बार फिर वही झूठ बोल रहा था जो वो पहले बोल चुका था। फिर मैंने आवाज़ें सुनी कि लाशों को उठाकर ले जाया जा रहा है। जब लाशें और तमाम आदमी बाहर निकल गए तो मंसूर कमरे में आया। वो कपड़े तब्दील करने के बहाने आया था। उसे भी थाने जाना था। उसने मुझे पलंग से बाहर आने को कहा। मैं थाने जा रहा हूँ, उसने कहा। तुम्हें तो मालूम है कि वहाँ कितना वक्त लग जाएगा। अरुणा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेगी और तुम अब पलंग के ऊपर हो जाओ। किसी भी वक्त दरवाजे पर दस्तक हो तो पलंग के नीचे चले जाना। मंसूर भाई, मैंने कहा, आपने बयान तो बहुत अच्छा दिया है। मैं आपका ये एहसान बाकी उम्र नहीं भूलूंगा। आपने अगर मुझे बचाने की खातिर झूठ बोला है तो एक बात बताएं, क्या आप रानी को भी बचाने की कोशिश कर रही हैं? रानी को तो मैं चक्की में पीसूंगा, मंसूर ने कहा। इन छोटे छोटे इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों के साथ कुछ सोचकर ही रानी का जिक्र नहीं किया। ये सब रानी से मरूब हैं। अगर मैं इनके साथ जिक्र कर बैठता तो ये फौरन रानी को इत्तला कर देते। इन्हें मालूम है कि रानी से वो माल मिलता है जो और कहीं से नहीं मिलता। मैं रानी की रिपोर्ट DSP को दूंगा। अंग्रेज है? मैंने पूछा। बड़ा सख्त अंग्रेज है, मंसूर ने जवाब दिया। अंग्रेज डकैती और कत्ल माफ कर सकते हैं, दहशतगर्दी और जासूसी के जुर्म अपने बाप को भी नहीं बख्शते। मैं रानी के खिलाफ ये रिपोर्ट दूंगा कि अब पता चला है कि जिन दहशत पसंदों को मैंने पकड़ा था उन्हें रानी अपनी पनाह में रखती थी। मैं उस शैतान औरत के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम भी साबित कर दूंगा। मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो लोग बाहर मेरे इंतज़ार में खड़े हैं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए चली गई हैं। ये ख्याल भी रखना कि अरुणा घर में अकेली है, इसलिए 2 पुलिस कांस्टेबल बाहर पहरे पर खड़े हैं। ऊंची आवाज़ में ना बोलना। मंसूर बड़ी तेजी से कपड़े बदल कर चला गया। अरुणा कमरे में चुपचाप खड़ी थी। मैंने उसे सर से पांव तक ऐसे देखा जैसे मैं उस जवान साल और दिलकश औरत को पहली बार देख रहा हूँ। इस ख्याल से एक बड़ा वजनी पत्थर मेरे ज़मीर पर आ पड़ा कि मंसूर ने मुझ पर कितना एतमाद किया था। मैं जराइम पेशा इंसान गुनाहों में डूबा हुआ था। ये सही है कि मैंने मंसूर के साथ बड़ी नेकी की थी, लेकिन मैं अब इतना नेक नहीं हो गया था कि मंसूर अपनी बीवी को पूरे एतमाद के साथ मेरे सपुर्द कर जाता। अब जो मैंने अरुणा को एक बार फिर देखा तो मुझे ख्याल आया कि ये अमानत बड़ी ही पाक है। मेरा हाथ लग जाने से ये मैली हो जाएगी। अलबत्ता मुझे एक ख़तरा महसूस हुआ। आपको याद होगा कि अरुणा मेरे पीछे पड़ गई थी कि वो मेरा बच्चा पैदा करेगी। अब फिर वो मुझसे वही मुतालबा कर सकती थी। क्या सोच रही हूँ अरुणा? मैंने उससे पूछा। सोच रही हूँ, अरुणा ने कहा, पुलिस की नौकरी कितनी ख़तरनाक है। तुम यकीनन अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे होगे। अपने आप को महफूज समझो खानू, यहाँ तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं। एक ख़तरा है अरुणा, मैंने बोझल सी आवाज़ में कहा। अरुणा ने चौंक कर मुझे देखा और बोली, मंसूर पर तुम्हें भरोसा नहीं? उस पर तो पूरा भरोसा है, मैंने कहा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। खानू, उसने हैरत ज़दा लहजे में पूछा।
क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या खतरा हो सकता है? याद आता है कि तुम दरगाह में मेरे पास आई थी। मैंने आप भर कर कहा, और तुमने मुझसे एक मुतालबा किया था। मुतालबा? अरुणा ने पूछा और खुद ही बोली, ओह, याद आ गया। वो वक्त कुछ और था कानू। मंसूर की मोहब्बत ने और इतने प्यारे सुहाग के उजड़ जाने के गम ने मुझे पागल कर दिया था। मगर तुमने ये बात क्यों कही है? इसलिए कि तुम फिर वही मुतालबा ना कर बैठो। मैंने कहा, तुमने देख लिया है कि मंसूर कितने एतमाद से तुम्हें मेरे हवाले कर गया है। अरुणा हंस पड़ी और हंसते हंसते उसने बाजू मेरे गले में डाल दिए। तुमसे अच्छा भाई और कौन हो सकता है? उसने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा, तुमने मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खाई थी। ऐसी कसम सिर्फ भाई खा सकते हैं। मैं सच कहती हूँ कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मंसूर चाहिए। अब मैं तुमसे बच्चा नहीं मांगूंगी, खुदा से मांगूंगी। मुझे इस तरह सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ जैसे अंग्रेज़ों ने मेरे तमाम जराइम माफ़ कर दिए हों। इसके साथ ही मैंने महसूस किया कि मेरे सीने में या मेरे दिमाग में या मेरे वजूद में कहीं ना कहीं एक धमाका हुआ। मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या हुआ। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं कमज़ोर सा एक इंसान हूँ और अरुणा एक अजीम औरत के रूप में मेरे ऊपर गालिब आ गई है। रानी ने मुझे कहा था कि उसकी वो पुरस्रार ताकत जिससे उसने बड़े बड़े जाबर गुनाहगारों पर हुकूमत की थी, ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल वही कैफियत मुझ पर तारी होने लगी। मैं बेचैन सा होने लगा। बैठ जाओ खानू, अरुणा ने कहा। मुझे मालूम है तुमने कुछ खाया पिया नहीं होगा। वो मुझे बिठा कर चली गई और कुछ देर के बाद ट्रे उठाए आ गई। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पहला ख्याल ये आया कि मैं पकड़ा गया हूँ। मत डर यार। मुझे मंसूर की आवाज़ और उसके साथ अरुणा की हंसी सुनाई दी। मैं शर्मसार सा हो गया। रात जागते गुजर गई। मंसूर ने जमाई लेते हुए कहा, अरुणा तुम नाश्ता लाओ। रात क्या हुआ? मैंने मंसूर से पूछा। दरगाह और मंदिर के खंडरात पर छापा मारा था, मंसूर ने कहा। दोनों जगह वीरान पड़ी थीं। किसी इंसान का नामो निशान भी ना था। चर्स और शराब की बोतलें दोनों जगहों से मिलीं और रानी के घर की भी खाना तलाशी हुई। मैं यूं बेधक कर मंसूर की तरफ झुका जैसे अंग्रेज़ों की मलका विक्टोरिया की खाना तलाशी हुई हो। कुछ मिला वहां से? मैंने पूछा। वही सफ़ेद बुरका मिला जिसके पर्दे में वो अपने गिरोह से मिलने दरगाह में जाया करती थी, मंसूर ने जवाब दिया। लेकिन उसने उस बुरके के मुतल्लिक डीएसपी और एसपी को ऐसी बात बताई जो उसकी सफाई के लिए काफ़ी है। क्या डीएसपी और एसपी खाना तलाशी के लिए गए थे? मैंने हैरान होकर कहा। उसकी खाना तलाशी के लिए डीएसपी की इजाज़त की ज़रूरत थी, मंसूर ने बताया। मैं रात ही को डीएसपी के बंगले पर चला गया। वो फ़ौरन जाग उठा। मैंने उसे बताया कि स्पेशल ब्रांच में जिस रानी को खुफिया ड्यूटी के लिए रखा गया है उसका ताल्लुक आदि मुजरिमों के गिरोह और दहशत पसंदों के गिरोह के साथ है। डीएसपी ने मुझसे पूछा कि मेरे पास इसका क्या सबूत है। मैंने उसे बताया कि वो एक मैले कुचाले बुरके में जमुना के पार एक दरगाह में जाती रही हैं और उसे 4-5 मरतबा वहाँ देखा गया है। ये भी देखा गया है कि वहाँ उस आदमी से वो अलहदा कमरे में मिलती रही है जो वहाँ पीर बना बैठा था। डीएसपी ने पूछा, क्या वो वाकई पीर है? तब मैंने उसे बताया कि वो और उसका साथी मेरे रिवॉल्वर की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। मैंने उसे यह भी बताया कि उसे थाने से बाकायदा रिपोर्ट थोड़ी देर में मिल जाएगी। फिर मैंने डीएसपी को सारा वाकया सुनाया। आपने डीएसपी को भी वही बयान दिया होगा? मैंने उसमें 2-3 मजीद झूठ शामिल कर लिए थे, मंसूर ने कहा। डीएसपी को पूरी वारदात सुनाकर मैंने उसे कहा कि रानी की खाना तलाशी ज़रूरी है। डीएसपी ने कहा कि एसपी साहब को बताना बहुत ज़रूरी है। यह कहकर डीएसपी ने एसपी को टेलीफोन किया। एसपी ने उसे हुक्म दिया कि डीएसपी और मैं इलाके का एसएचओ बमाए ज़रूरी अमला पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच जाएं। हम सब वहां पहुंचे तो एसपी वहां मौजूद था। सुबह के 3 बज रहे थे। वहां से हम रानी की कोठी पर गए और उसे जगाया। मुझे पहले ही उम्मीद थी कि रानी के घर से कोई काबिले एतराज़ चीज़ या असला हाथ नहीं लगेगा। तुम जानते हो कि वो इतनी कच्ची औरत नहीं। मुझे मालूम था कि तीसरा आदमी जो मेरे घर से भाग गया था वो सीधा रानी के पास पहुंचा होगा। ऐसी तवक्को रखना बेकार था कि वो आदमी रानी के घर मिल जाएगा। रानी जब हम सब के सामने आई तो उसके चेहरे पर ज़रा सी भी घबराहट नहीं थी। खानू भाई, रानी को तो मैं अक्सर देखता ही रहा हूँ, लेकिन गुज़िश्ता रात वो मुझे बहुत ही खूबसूरत नजर आई। शायद इसलिए कि वो अपने कुदरती रंग में थी। एसपी ने उसके साथ कोई बात न की। उसने इतना ही कहा कि खाना तलाशी करो। मुझे हुक्म मिला कि मैं रानी के पास खड़ा रहूं। एसपी और डीएसपी खुद भी तलाशी के लिए कमरों में चले गए। रानी और मैं अब अकेले थे। रानी ने मुझे कहा, तुम डंक मारने से बाज ना आए। मैंने मरी हुई सी आवाज़ में कहा, मैं खुद फंस रहा हूँ रानी, मैं तुम्हें क्या डंक मारूंगा। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं? उसने मुझे कनखियों से देखा और ऐसी आह भरी जिसमें गुस्से की झलक थी। इसके बाद वो ना बोली ना मैंने उसे कुछ कहा। इतने बड़े बंगले की तलाशी में कोई 1 घंटा लग गया। डीएसपी और एसपी जब उस कमरे में आए जहां मैं और रानी बैठे थे तो डीएसपी के हाथ में एक मैला और गरीबाना सा सफ़ेद बुरका था।
डीएसपी ने रानी से पूछा कि ये बुर्का तुम्हारे अटैची केस में किस तरह आया, तुम्हारा बुर्के से क्या काम, और अगर तुम बुर्का ऊपर लेती भी हो तो वो अच्छी किस्म का बुर्का होना चाहिए था। रानी ने जवाब दिया, क्या आप लोग जानते नहीं कि मेरी ड्यूटी क्या है? क्या मुझे भेस बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती? रानी ने कदरे गुस्सीले लहजे में पूछा, क्या मुझे ये नहीं बताया जाएगा कि मेरा जुर्म क्या है? एसपी ने उसे कहा, तुम्हारा जुर्म तुम्हें बता दिया जाएगा, हम अपना शक रफा कर रहे हैं। इसके साथ ही एसपी ने एसएचओ को और मुझे हुक्म दिया कि दरगाह पर और जहां भी शक है छापा मारो। एसपी की गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसने गाड़ी हमें दे दी। हम जमना पार गए, दरगाह के अंदर गए, वहां कोई इंसान नहीं था। एक पलंग और 2 चारपाइयों पर बिस्तर बिछे हुए थे। साफ पता चलता था कि यहाँ के रहने वाले कुछ ही देर पहले यहाँ से गए हैं। मंदिर के खंडरों में गए, तुमने मुझे ठीक रास्ता बताया था। वहां से ताश के पत्तों, थोड़ी सी चर्स और शराब की 2 बोतलों के सिवा कुछ भी ना मिला। उन लोगों का भाग जाना पक्का सबूत है कि ये आदि मुजरिमों का गिरोह था। हमने वापस आकर डीएसपी और एसपी को पूरी रिपोर्ट दी। एसपी ने हमें पहले ही बता दिया था कि वापसी पर हेडक्वार्टर में आए। मुझे तवक्को थी कि रानी गिरफ्तार हो चुकी होगी। मेरे पूछे बगैर ही डीएसपी ने मुझे अलग करके बताया कि रानी की गिरफ्तारी का कोई जवाब सामने नहीं आया। ये तो मैं भी जानता था कि एक बुर्का बरामद होने से रानी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। खानू भाई, तुम जानते हो कि रानी मामूली औरत नहीं। डीएसपी ने मुझे बताया कि रानी ने अपनी सफाई में ऐसी बातें की कि एसपी और डीएसपी ये फैसला ही ना कर सके कि रानी के साथ क्या सलूक किया जाए। एसपी ने डीएसपी से कहा कि इस औरत पर कड़ी नज़र रखो। बस बात यहीं पर ख़त्म हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि सारा केस ही ख़त्म हो गया है। मैंने कहा, ख़त्म ही समझो। मंसूर ने कहा, अब तो कागजी कार्रवाई ही करनी है, बाकी काम पुलिस हेडक्वार्टर का है। दूसरे थानों को इस गिरोह के मुतल्लिक इत्तलात भेजी जाएंगी। अब मुझे पलंग के नीचे छुपने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। मैंने मंसूर से पूछा कि मेरा अब क्या बनेगा। मंसूर ने ज़रा सोचकर कहा कि चंद दिन और ठहर जाओ। आप ख़तरा मोल ले रहे हैं मंसूर भाई। मैंने कहा, मैं थोड़ा सा ख़तरा मोल लेना चाहता हूँ। मंसूर ने कहा, लेकिन किसी फैसले पर पहुँचने के लिए मुझे 2-4 रोज़ चाहिए। मैं अंग्रेज़ अफसरों को ज़रा सूंघने की कोशिश करूँगा। मैं देखूँगा कि उन्हें अगर ये बताया जाए कि तुमने दहशत पसंदों को पकड़वाया था और तुमने इतने ख़तरनाक मुजरिमों को भी पकड़वाया, बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के हाथों मरवाया है, तो क्या मेरे महकमे का एसपी ये सिफारिश करेगा कि तुम्हारे जराइम इन कारनामों के सिले में बख्श दिए जाएं? मेरा ख्याल है कि अंग्रेज़ तुम्हारा रिकॉर्ड साफ कर देंगे। मेरा कौन कौन सा जुर्म बख्शवाओगे मंसूर भाई? मैंने कहा, तुम्हारे बंगाल वाले ही जुर्म है ना। मंसूर ने कहा, वो पुरानी बात हो गई। और जो नई बात हो गई है, मैंने कहा, वो आपको मालूम नहीं? मैंने इस अरसे में अपने गांव जाकर अपनी बीवी को, उसके आशना को जो मेरे बाप का कातिल था, और उस इलाके के थानेदार को कत्ल किया है। वहाँ सब जानते हैं कि उनका कातिल मैं हूँ। अभी अभी मीरठ में कर्नल नॉर्थ की जासूसी का जो वाक़या हुआ है, उसमें मैं भी शामिल था। क्या बक रहे हो खानू? मंसूर ने हैरान होकर कहा, मैं उस वाक़या से और कर्नल नॉर्थ की मुजरिमाना सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। कर्नल नॉर्थ अपने साथियों के साथ अपनी ही कार में जल कर मर गया था। उस कार में से एक आदमी जिंदा निकल गया था। वो आदमी जो जिंदा निकल गया था वो मैं ही था। मैंने कहा, उस वाक़या की फाइल में उस आदमी का हुलिया पढ़ लेना जो जिंदा निकल गया था। दिल्ली की मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस मुझे अभी तक ढूंढ रही होगी। मैंने एक कारनामा और भी किया था। मैंने एक अंग्रेज मेजर को, जिसका नाम वेस्ट मेकार्ट था, पठानों की कैद से उस वक्त आज़ाद करवाया था जब उसे पठानों ने गोली मारने का फैसला कर लिया था। लेकिन मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत जासूसी का जुर्म माफ़ नहीं करेगी। मुझे जाने दो मंसूर भाई। मेजर वेस्ट मेकार्ट कौन सी रेजिमेंट का था? मंसूर ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। मैं उसे तलाश कर लूँगा। वो जहाँ कहीं भी हुआ मैं उसे मिलूँगा और उसे कहूँगा कि जिस शख्स ने उसे मौत के मुंह से निकाला था, अब वो उस शख्स को फांसी के तख्ते से उतारे। तुमने अच्छा किया है जो मुझे उस अंग्रेज़ का नाम बता दिया है। मैंने मंसूर को मेजर वेस्ट मेकार्ट की रेजिमेंट का नंबर बता दिया, लेकिन यह भी कहा कि मेरी खातिर मंसूर कोई ख़तरा मोल न ले। मैंने मंसूर से यह भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मंसूर खुद इस जुर्म में फांसी चढ़ जाए कि उसने मुझ जैसे मफरूर और ख़तरनाक मुजरिम को पनाह दे रखी है, और ना जाने वो मुझसे कैसे कैसे फ़ायदे उठाता रहा है। मुझे सोचने दो खानू। मंसूर ने बड़ी गहरी सोच में डूब कर कहा, मुझे सोचने दो, 4-5 दिन और रुक जाओ। मैं सच बताता हूँ खानू, अगर तुम चले गए तो मैं यूं महसूस करता रहूँगा कि तुम अपनी लाश मेरे ज़मीर पर रख गए हो। रुक जाओ ना मोहम्मद खान। अरोना, जो उस वक्त तक खामोश बैठी थी, ऐसे लहजे में बोली जिसमें प्यार भी था और तिश्नगी भी थी। मैंने सर झुका लिया। अगले 2 दिन मंसूर के उस क्वार्टर में इस तरह गुजरे कि मंसूर सुबह सवेरे निकल जाता और शाम के बाद वापस आता था। मेरा दिन अरोना के साथ कुछ पुरानी और कुछ नई बातें करते गुजर जाता था। अरोना कहती थी कि वो मुझे नहीं जाने देगी। मैं उसे कहता था कि मुझे आखिर जाना ही है।
एक बार तो अरोना के आंसू निकल आए। उसके आंसू देखकर मुझे यूं लगा जैसे कोई चीज मेरे हलक में अटक गई है। मेरे लिए किसी ने कभी आंसू नहीं बहाए थे, सिर्फ अरोना थी जिसने मुझे इस काबिल समझा था कि मेरे नाम पर 2-4 आंसू कुर्बान कर दे। मैंने बहुत सोचा, मुझे अपने आप से यही जवाब मिलता था कि यहाँ ना रुकना। इन 2 दिनों में 2-3 मरतबा मैंने तकरीबन पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं मंसूर और अरोना को बताए बगैर दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर में चला जाऊं और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूं। ये ख्वाहिश 2 मरतबा उठी थी कि मैं अपने आप को सूली पर खड़ा करके इस कहानी को ख़त्म कर दूं। तीसरी सुबह मंसूर हस्बे मामूल घर से निकल गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वापस आ गया। उसने एक अजीब कहानी सुनाई। एक और वारदात हो गई है, मंसूर ने बताया। दरगाह के इलाके के थानेदार को हुक्म मिला था कि वो अपने मुखबिर जो देहाती लिबास में हों दरगाह और मंदिर के खंडरात पर दिन रात नज़र रखने के लिए मुकर्रर कर दे। गुज़िश्ता रात यूं हुआ कि एक मुखबिर को शक हुआ कि 2-3 आदमी खंडर के अंदर गए हैं। मुखबिर अकेला था, वो उनके पीछे नहीं जा सकता था। वो दरअसल अंदर जाने से डरता भी था। उन खंडरात के मुतल्लिक बड़ी बड़ी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। मुखबिर उस इलाके के थाने में चला गया। मंसूर ने मुझे यह वारदात यूं सुनाई कि थानेदार 4-5 कांस्टेबलों को साथ लेकर खंडरों तक गया। अंदर से ऐसी आवाज़ें आईं जो किसी इंसान की मालूम नहीं होती थी, लेकिन किसी जानवर या दरिंदे की भी नहीं थी। थानेदार जो हिंदू था पहले तो डर गया, लेकिन उसे हुक्म बड़ा सख्त मिला हुआ था कि वो दरगाह या खंडरों के अंदर किसी भी वक्त कोई हरकत हो तो अंदर जाकर देखे। थानेदार को मजबूरन टॉर्च रोशन करके अंदर जाना पड़ा। कांस्टेबल भी उसके साथ गए। उस पार्टी के पास 3 टॉर्चें थीं। वो 2-3 कमरों और सुरंगनुमा रास्तों में से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां की छत पूरी तरह गिरी हुई नहीं बल्कि झुकी हुई थी। टॉर्चों की रोशनी में के देखा कि वो भी एक कमरा था जिसके कवाड़ नहीं थे। थानेदार उस दरवाजे में जाकर रुका तो अंदर से गोली फायर हुई। ये गोली थानेदार की टॉर्च पर लगी। थानेदार टॉर्च फेंक कर पीछे को भागा। उन खंडरात में रुके रहना या मुजरिमों के पीछे भागना दौड़ना आसान नहीं था। 2 कांस्टेबलों ने यह दलेरी की कि वो रोशनी के बगैर उस दरवाजे पर गए और उन्होंने अंदर राइफलें फायर की। उनके पास छर्रों वाले राउंड थे जो पुलिस हजूम को मुंतशिर करने के लिए फायर करती है। ये राउंड रात को फायर किए जाते हैं। उनके छर्रे फैल कर भागने वालों को जख्मी कर देते हैं। अंधेरे में निशाना तो नहीं लिया जा सकता। फैले हुए छर्रों में से कुछ किसी न किसी को तो लग ही जाते हैं। अंदर से भी फायरिंग हुई। कांस्टेबल पीछे को भागे, अंदर वाले बाहर निकल आए। कुछ देर गोलियों का तबादला होता रहा। आखिर एक आदमी ने हाथ खड़े कर दिए। नतीजा ये निकला कि 2 कांस्टेबल गोलियों से शदीद जख्मी हो गए और दूसरी तरफ 3 आदमी थे, तीनों बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें घसीट कर बाहर लाए। दोनों बाहर आते ही मर गए। तीसरा जिंदा रहा। उस तीसरे आदमी को अस्पताल में ले आए हैं। मंसूर ने यह सारा वाकया मुझे सुनाया। मैं अस्पताल गया था, वो अभी तक बेहोश है। डॉक्टर और सर्जन उसे बचाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इस इंतजार में है कि वो होश में आए तो उसका बयान लिया जाए। अगर वो होश में आ गया तो वो इकबाल जुर्म से इनकार नहीं करेगा। अगर उसने इकबाल जुर्म कर लिया तो वो रानी का नाम जरूर लेगा। फिर रानी की गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकेगा। रानी के बचने की एक ही सूरत है कि ये आदमी भी मर जाए। क्या ये मालूम नहीं हो सका कि ये आदमी उन खंडरों में क्या लेने गए थे? मैंने पूछा। ये भी तो हो सकता है कि उनका ताल्लुक रानी और जमालुद्दीन के साथ ना हो। ये ताल्लुक साबित हो चुका है, मंसूर ने जवाब दिया। खंडरों की तलाशी ली गई तो उस कमरे में जहां ये तीनों पाए गए थे एक जगह देखी गई जिससे सिल्क की तरह का एक पत्थर हटा हुआ था। वो पत्थर हटा कर देखा गया तो उसके नीचे एक गड़ा था जिसमें कपड़े के थैलों में जेवरात, करेंसी नोट और रुपए के सिक्के पड़े हुए थे। पहले जब उन खंडरात की तलाशी ली गई थी तो किसी को महसूस तक न हुआ था कि फर्श के नीचे इतना खजाना दफन है। ये तीनों उसी गिरोह के आदमी थे और ये खजाना निकालने आए थे। जिस खजाने को पुलिस नहीं देख सकी थी उसका सुराग कोई दूसरा कैसे लगा सकता? इसका मतलब यह हुआ, मैंने कहा, कि रानी की किस्मत उस शख्स के हाथ में है जो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। मेरा ख्याल है कि रानी का जवाल शुरू हो चुका है। खानू भाई, मंसूर ने लंबा सांस छोड़ते हुए कहा, कभी तो जी चाहता है कि उस औरत को मैं अपने हाथों ख़त्म कर दूं। मैं आपको ये बता दूं मंसूर भाई, मैंने कहा, रानी अगर जिंदा रही और इस चक्कर से निकल आई तो वो आपसे और अरोना से ऐसा इंतकाम लेगी कि आप दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सकेंगे। मैं हैरान हूं कि बन मंदिर के किस्से में उसने अरोना को क्यों बख्श दिया था। खुदा करे ये जख्मी जिंदा रहे, मंसूर ने कहा और अपने दफ्तर चला गया।